वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 का स्टेट का चैप्टर नंबर 2 सहसंबंधांक उसकी थियरी लेकर के आया हूं। तो बहुत से विद्यार्थियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जो थियरी है उसका वीडियो बनाया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों को इसमें बहुत तकलीफ होती है और हिंदी मीडियम में कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो देर किस बात की दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, मित्रों के साथ उसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है सहसंबंधांक, उसकी थियरी देखने वाले हैं। छोटी बड़ी सभी थियरी बताने वाला हूं आपको, पूरा टॉप थियरी इसमें आ जाएगी। पहला प्रश्न है, सहसंबंध की व्याख्या लिखिए। सहसंबंध तो दो संबंधित यादृच्छिक चर की कीमत में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कारण से एक साथ कमी अथवा वृद्धि हो तो उस चल के बीच में सहसंबंध ऐसा कहा जाएगा। बराबर, जैसे कि पेट्रोल की कीमत है, जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, महंगाई। तो इन दोनों के बीच में सहसंबंध है ऐसा कहा जाएगा। जैसे बारिश है और फसल का उत्पादन है, तो बारिश अगर अधिक होगी तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, बारिश कम होगी तो फसल का उत्पादन भी कम होगा। तो इनके बीच में सहसंबंध ऐसा हम कहेंगे। फिर अब है सहसंबंधांक की व्याख्या दीजिए। तो जो दो यादृच्छिक चर x और चर y के बीच के सुरेख सहसंबंध की घनिष्ठता के माप को सहसंबंधांक कहा जाता है। इसे संकेत में स्मॉल r से दर्शाया जाता है। इसका मूल्य -1 और +1 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की सतह से स्थल की ऊंचाई और हवा में ऑक्सीजन के प्रमाण के बीच किस प्रकार का सहसंबंध होता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन घटता जाता है। यानी ऊंचाई बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, तो ये ऋण सहसंबंध कहलाएगा। ओके, अगला है, क्रूड ऑयल की वार्षिक आयात और उस दरमियान होने वाली शादियों के बीच कैसा सहसंबंध है। क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम। तो देखिए, पेट्रोल का भाव बढ़े या घटे उससे शादी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि पेट्रोल का भाव घट जाएगा तो शादियां ज्यादा होंगी या पेट्रोल का भाव बढ़ जाएगा तो शादियां कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इसको अर्थहीन सहसंबंध कहते हैं। अगला है, प्रकीर्ण आकृति की मुख्य मर्यादा कौन सी है। तो प्रकीर्ण आकृति की विधि से दो चर के बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता का कोई निश्चित माप नहीं मिलता है। सहसंबंध कितना है वो परफेक्ट फिगर हमको नहीं मिलता है। ओके, अगला है, यदि n इंटू एन स्क्वायर -1 की कीमत सिग्मा डी स्क्वायर की कीमत से 6 गुना है तो r की कीमत कितनी होगी। यानी ये क्या बोला कि यहां पे n इंटू एन स्क्वायर -1 ये सिग्मा डी स्क्वायर के 6 गुना यानी 6 सिग्मा डी स्क्वायर जितना है। अब हमारा ये सूत्र भाई r = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू -1। तो देखो 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये n इंटू एन स्क्वायर -1 की जगह 6 सिग्मा डी स्क्वायर का, इससे ये कैंसल। 1 - 1 क्या आया, 0। ओके, यदि सहविचरण का मूल्य ऋण हो तो सहसंबंधांक के मान का चिन्ह क्या होगा। तो सहविचरण अगर ऋण है तो r भी हमारा ऋण होगा। बराबर, सहविचरण यानी कोवेरिएशन ऑफ XY। बराबर, तो हमारा सूत्र क्या है, कोवेरिएशन ऑफ XY अपॉन SX इंटू SY। तो ये अगर ये माइनस है तो हमारा R भी माइनस आएगा, इसका ये मतलब हुआ। अगला है, सुरेख सहसंबंध अर्थात क्या। तो जब दो संबंधित चर की जोड़ युक्त कीमतों को आलेख पत्र पर दर्शाया जाए तो आलेख में बिंदुओं एक ही सुरेखा पर हो, आलेख के जो बिंदु एक ही सुरेखा पर हो अथवा कोई सुरेखा के ज्यादा नजदीक हो, ऐसे सहसंबंध को सुरेख सहसंबंध कहते हैं। यानी एक रेखा बन रही हो, बराबर, सभी बिंदुओं को मिलाने पे एक रेखा बन रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, सुरेख सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के अभ्यास की रीतियां पद्धतियां बताइए। 3 पद्धति है, प्रकीर्ण आलेख की पद्धति, कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की पद्धति, और तीसरा है प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन की क्रमांक सहसंबंधांक की पद्धति। ये 3 पद्धतियां आती हैं सहसंबंध के अध्ययन के लिए। अगला है, प्रकीर्ण आकृति की व्याख्या दीजिए। तो चर x की कीमतों को x अक्ष पर और चर y की कीमतों को y अक्ष पर
योग्य माप से दर्शाकर आलेख पर n बिंदु, कौन कौन सी वो बिंदु क्या है, x1 y1 x2 y2, बराबर। इस तरह से एंड तक यानी xn yn तक दर्शाने पर जो आकृति मिलती है उसे कहते हैं प्रकीर्ण आकृति। इस तरह की व्याख्या है, उसको लिख के तैयार करोगे दोस्तों तो आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, सहसंबंध का माप सर्वप्रथम किस आंकड़ा शास्त्री ने दिया था? तो उसका नाम था कार्ल पियर्सन। उन्होंने सहसंबंध का माप सबसे पहले दिया था। सहसंबंध के प्रकार बताइए। दो प्रकार है, धन सहसंबंध, ऋण सहसंबंध। अगला प्रश्न, दो यादृच्छिक चर के बीच के सहसंबंध का मात्र स्वरूप जानने के लिए किस पद्धति का उपयोग होता है? तो उसके लिए हम प्रकीर्ण आकृति का उपयोग करते हैं। प्रकीर्ण आकृति से हमको मालूम पड़ता है कि सहसंबंध धन है अथवा ऋण, लेकिन जो सहसंबंध की घनिष्ठता क्या है वो हमको इससे मालूम नहीं पड़ता। ओके। अगला प्रश्न है, कार्ल पियर्सन के सहसंबंधांक की धारणाओं को बताइए। तो उसकी दो धारणाएं, दो चर के बीच सुरेख सहसंबंध है, ये पहली धारणा, और दूसरा है दो चर के बीच कार्य कारण का संबंध है, ये दूसरी धारणा। ये दो धारणाएं होती है। अगला है, स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंधांक की रीति का उपयोग कब श्रेष्ठ होता है? तो दो पद्धतियों में, दो परिस्थितियों में, संबंधित सूचना गुणधर्म के स्वरूप में दी हो, यानी आंकड़े ना दिए हो, गुणधर्म में दिए हो, तो स्पीयरमैन की पद्धति उपयोगी है। फिर दी गई संख्यात्मक सूचना में अवलोकनों का प्रसार अधिक हो, यानी अवलोकन का जो वैल्यू है काफी बड़ी बड़ी हो, 1500, 2000, 20,000, 50,000, इस तरह का बड़ा बड़ा फिगर हो, तो ये स्पीयरमैन की जो क्रमांक सहसंबंधांक की पद्धति है ये सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। क्रमांक सहसंबंधांक का कम से कम और अधिक से अधिक मूल्य कितना होता है? तो कम से कम मूल्य होता है 1 और अधिक से अधिक होता है, कम से कम होता है -1 और अधिक से अधिक होता है +1। अगला है r बराबर 0, r बराबर +-1 का अर्थघटन कीजिए। तो r बराबर 0 यानी सहसंबंध का अभाव, r बराबर -1 यानी संपूर्ण ऋण सहसंबंध, और r बराबर +1 यानी संपूर्ण धन सहसंबंध, बराबर। कक्षा 12 की विद्यार्थियों में सहसंबंधांक की कीमत 1.2, -1.2, 1.05, -0.981 मिली है। तो सही कीमत क्या है? तो सही कीमत हमारी ये होगी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि r की कीमत जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1 होती है, यानी 1.2, -1.2, 1.05 ये पॉसिबल नहीं है। दो चल कीमत एक ही दिशा में एक ही प्रमाण में वृद्धि करे तो उनके बीच कैसा सहसंबंध होगा? तो जब दो चर की कीमत एक ही दिशा में एक ही प्रमाण में वृद्धि करे तो उनके बीच संपूर्ण धन सुरेख सहसंबंध होगा। अगला देखिए, r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू -1 विधान सही है या गलत? तो गलत है। संबंध मैंने आपको बता चुका हूं, बार बार इसको याद रखिए, इस तरह से ये आना चाहिए। सहसंबंधांक पर उद्गम बिंदु परिवर्तन और स्केल माप परिवर्तन की असर बताइए। तो सहसंबंधांक की कीमत पर उगम बिंदु परिवर्तन और स्केल माप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ये क्या है, निरपेक्ष है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर अगला है, कार्ल पियर्सन की गुणन प्रघात की रीत का सहसंबंधी गणना के लिए मूलभूत सूत्र बताइए, ओरिजिनल सूत्र। तो ये है r इज इक्वल टू सह विचरण xy अपॉन x का प्रमाप विचरण गुणे y का प्रमाप विचरण, यानी r इज इक्वल टू कोवेरिएशन ऑफ xy अपॉन sx इंटू sy, ये हमारा सूत्र है। सहसंबंधांक कैसा माप है? तो ये एक निरपेक्ष माप है। सहसंबंधांक r की कीमत किस कीमत के बराबर या उससे अधिक होती है? तो ये बता ही चुका हूं मैं, r की कीमत -1 के बराबर या उससे अधिक होती है। देखिए rxy बराबर 0.6, और x इंटू 1/2y की कीमत क्या होगी? तो देखिए यहां पे y को हमने गुणे में 1/2 किया, तो पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि उगम बिंदु और प्रमाण माप स्केल माप परिवर्तन से r की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी 0.6 का वो 0.6 ही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर हो ना हो तो दो चर के बीच सहसंबंध के विषय में आपका क्या मंतव्य है? प्रकीर्ण आकृति में सभी बिंदु एक ही सुरेखा पर ना हो तो दो चर के बीच आंशिक सहसंबंध है, ऐसा कहा जा सकता है। माइनस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू +1 का अर्थघटन करो।
तो ये आर की कीमत का विस्तार दिखाता है जो -1 से बड़ी अथवा उसके बराबर और +1 से छोटी अथवा उसके बराबर होती है। यदि चर x और चर y का क्रमांक समान हो तो चर x और y के बीच कितना सहसंबंधांक होगा, x और y के बीच कैसा सहसंबंध मिलेगा। बराबर, यानी जो हम क्रमांक दर्शाते हैं x और y के दोनों के क्रम सेम आए तो क्या होगा, d हमारा 0 मिलेगा कंटिन्यूसली, तो सिग्मा डी स्क्वायर भी हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा क्या होता है सूत्र 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1, यानी 1 - 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 यानी 1। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण धन सुरेख सहसंबंध हो जाएगा। सहसंबंधांक आर का मान किस कीमत से अधिक हो सकता है, किस कीमत से नहीं, तो ये तो बता चुका हूं, ऑलरेडी आ चुका है। अगला देखिए, दो चर के बीच सहसंबंध का प्रकार और सहसंबंध की घनिष्ठता किसके द्वारा जान सकते हैं। तो सहसंबंध के चिन्ह पर से सहसंबंध का प्रकार, उसकी कीमत पर से उसकी घनिष्ठता अपने जान सकते हैं। करेक्शन फैक्टर CF याद करने का सूत्र ये रहा, CF = सिग्मा m³ - m/12। अब ये बड़े प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। प्रकीर्ण आकृति के गुण दोष बताइए। तो प्रकीर्ण आकृति की विधि के गुण, इससे दो चरों के बीच के सहसंबंध के स्वरूप को सरलता से जाना जा सकता है। यहां कम गणितीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, मात्र आरेख में बिंदु के निरूपण करने की समझ आवश्यक है। इसमें ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, आप खाली फिगर बिंदु को दर्शाए तो हमको डेटा मिल जाता है, उसका प्रकार हमको मालूम हो जाता है। इस विधि से दो चरों के बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता का थोड़ा बहुत दृष्टिकोण हमको प्राप्त हो जाता है। प्रकीर्ण आकृति में बिंदु किस प्रकार बिखरे हुए हैं, उस पर से दो चरों के बीच का सहसंबंध का रेखिक है या नहीं, ये भी हम जान सकते हैं। सूचना में कुछ अंतिम प्राप्तांक ना हो तब भी सहसंबंधांक के स्वरूप को जानने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यानी थोड़ा बहुत डेटा मिसिंग हो तो भी हमको उसका ख्याल आ जाता है। इसके दोष क्या है, तो इस विधि में से सहसंबंध के स्वरूप के विषय में सूचना प्राप्त होती है, इस सहसंबंध की घनिष्ठता के विषय में थोड़ी जानकारी मिलती है, परंतु घनिष्ठता संबंधी किसी निश्चित मान को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी घनिष्ठता कितनी है, एग्जैक्ट फिगर क्या, वो हमको मिलता नहीं है। अगला प्रश्न है, सहसंबंधांक के गुणधर्म बताइए। तो देखिए, सहसंबंधांक का मान -1 और +1 के बीच में होता है। ये सहसंबंधांक का मान इकाई से मुक्त होता है, अर्थात दोनों चरों की इकाइयां कुछ भी हो, आर की कोई इकाई नहीं होती। ओके, एक्स और वाई के बीच सहसंबंधांक या तथा वाई के और एक्स के बीच के सहसंबंधांक समान होता है, यानी RXY लिखो या RYX दोनों समान ही आएगा। सहसंबंधांक का उगम बिंदु परिवर्तन और स्केल माप परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम कई बार देख चुके हैं। यानी आप कुछ भी माइनस प्लस करो या आप डिवाइड करो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है, कार्ल पियर्सन की विधि के गुण दोष बताइए। तो कार्ल पियर्सन की विधि के गुण, इस विधि द्वारा दो चरों के बीच के सहसंबंध के प्रकार एवं उनके बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता भी ज्ञात होती है। दो यानी प्रकार तो मिलता है, साथ ही घनिष्ठता भी हमको ज्ञात हो जाती है। दो चरों के बीच में रैखिक सहसंबंध को नापने के लिए यह सबसे प्रचलित विधि है। यह सहसंबंध की घनिष्ठता गहरा, सामान्य, कम, इसको संख्या में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके दोष क्या है, यह विधि इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि दो चरों के बीच रैखिक सहसंबंध है, यह इसकी पहली धारणा है। अतः यदि दो चरों के बीच रैखिक सहसंबंध ना हो फिर भी इस विधि का उपयोग द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो उसके आधार से संबंध विषयक किया गया अर्थघटन गलत होता है, गलत मार्ग पर चला जाएगा। यानी हम इसमें धारणा लेके चलते कि जो दो चर दिए उनके बीच में सहसंबंध है, लेकिन ना हो तब भी हम डेटा निकाल सकते हैं, इसलिए हमको गलत अर्थघटन इसमें होता है। सहसंबंध के मान पर अंतिम अवलोकनों, अति बड़े या अति छोटे का अत्यंत ही प्रभाव पड़ता है। इस विधि से प्राप्त सहसंबंधांक का अति सावधानी पूर्वक अर्थघटन हो यह आवश्यक है, अन्यथा दो चरों के बीच के संबंध के विषय में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। बराबर। अगला है, स्मीयरमैन के सहसंबंध की विधि के गुण दोष बताइए। तो पहले हम गुण देखते हैं। यह विधि समझने में सरल है। क्रमांक सहसंबंधांक गणना कार्ल पियर्सन की गणना से सरल है, ये कार्ल पियर्सन से ही है।
गुणात्मक सूचना दी हो तब सहसंबंधांक ज्ञात करने की ये एकमात्र विधि है। यानी जब डेटा हमको फिगर्स में नहीं दिया हो, गुण के स्वरूप में दिया हो, तब भी ये पद्धति उपयोगी होती है। जब सूचना में अपकिरण अधिक हो अथवा अंतिम अवलोकन सूचना में हो तब कार्ल पियर्सन विधि के बदले स्पीयरमैन की विधि से उपयोग की प्राथमिकता दी जाती है। यानी जब हमारे डेटा का विस्तार काफी बड़ा हो, बड़े बड़े अवलोकन आए, तो यह विधि सबसे उपयोगी रहती है। इसके दोष देखें तो अवलोकनों के मूल्यों के बदले उनके क्रमांकों को उपयोग में लेने से हमेशा कुछ सूचना का लोप हो जाता है। अतः इस विधि से ज्ञात किए गए सहसंबंधांक कार्ल पियर्सन की विधि से सहसंबंधांक जितने विश्वसनीय नहीं होते। जब अवलोकनों की संख्या अधिक हो और क्रम ना दिए गए हो तो क्रम देने का काम बड़ा नीरस होता है। ये आप लोगों ने सवाल किए हो तो ख्याल होगा कि क्रम देते हैं, अगर डेटा काफी बड़ा हो तो बड़ा कंटालाजनक हो जाता है। यदि सूचना द्विचल आवृत्ति वितरण के स्वरूप में हो तो इस विधि का उपयोग नहीं होता। यह भी इसका एक दोष है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। ये जो देखिए दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हो तो स्टेट में आपको थियरी तैयार करनी ही पड़ेगी। तो वीडियो पूरा देखिए, मित्रों को अपने इसके शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।